अमृतसर की उन संकरी गलियों में आज भी एक ऐसी खामोश चीख दबी है जिसे वक्त की 100 साल पुरानी धूल भी नहीं मिटा पाई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, हंसता खेलता शहर जहां बैसाखी के मेले की खुशबू हवाओं में घुली थी, कुछ ही मिनटों में एक ऐसे बूछड़खाने में बदल जाएगा जिसका दाग मिटाने के लिए समंदर का पानी भी कम पड़ जाए। 13 अप्रैल 1919 की वो सुबह अमृतसर के लिए किसी आम त्योहार जैसी ही थी, लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसा खूनी मंजर लिखा जाने वाला था जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी। यह कहानी सिर्फ गोलियों और लाशों की नहीं है, यह कहानी है उस विश्वासघात की जो एक साम्राज्य ने अपनी ही प्रजा के साथ किया था। उस दिन सूरज अपनी पूरी चमक के साथ निकला था। स्वर्ण मंदिर के पवित्र सरोवर में श्रद्धालु डुबकी लगा रहे थे और शहर के एक ऊबड़ खाबड़ मैदान जलियांवाला बाग में हजारों लोग बस शांति से बैठने और अपनों के साथ वक्त बिताने जुटे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मौत चंद कदमों की दूरी पर अपनी वर्दी के बटन कस रही है। प्रथम विश्व युद्ध अभी खत्म ही हुआ था। पंजाब के खेतों से निकले हजारों गबरू जवान अंग्रेजों के लिए परदेश की जमीन पर खून बहाकर लौटे थे। उन्हें लगा था कि जंग के बाद वफादारी का इनाम आजादी या अधिकार मिलेगा, लेकिन तोहफे में मिला रॉलेट एक्ट, एक ऐसा काला कानून जिसमें न दलील थी, न वकील और न कोई अपील। अमृतसर की सड़कों पर गुस्सा लावा बनकर बह रहा था। 10 अप्रैल को जब डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया तो जनता का सब्र टूट गया। डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर की ओर बढ़ती भीड़ पर जब अंग्रेजों ने गोलियां चलाई तो शहर जल उठा। 5 अंग्रेज मारे गए। मिस शेरवुड नाम की एक मिशनरी महिला पर हमला हुआ। इसी गुस्से और खौफ के साए में जालंधर से एक शख्स को बुलाया गया, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। डायर के लिए हिंदुस्तानी इंसान नहीं बल्कि सिर्फ विद्रोही थे। उसने आते ही शहर की नब्ज दबा दी। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। लाठियां और संगीनें हर मोड़ पर तैनात थीं। लेकिन 13 अप्रैल को बैसाखी थी। अमृतसर के आसपास के गांवों के सीधे साधे किसान जिन्हें न रॉलेट एक्ट का पता था और न मार्शल लॉ का, वे अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ मेले के चाव में चले आए। स्वर्ण मंदिर में मथा टेकने के बाद वे सुस्ताने के लिए जलियांवाला बाग की ओर मुड़ गए। वो बाग जो असल में एक बंजर मैदान था जिसके चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं और निकलने के लिए बस 5 संकरे रास्ते। शाम के 4 बज रहे थे। करीब 20 से 25 हजार की भीड़ वहां मौजूद थी। कोई हंस रहा था, कोई चने चबा रहा था, तो कोई ऊंचे चबूतरे पर खड़े वक्ताओं के भाषण सुन रहा था। तभी रामबाग पैलेस में डायर ने अपनी घड़ी देखी। उसने 50 जांबाज निशानेबाजों को चुना और 2 बख्तरबंद गाड़ियां साथ ली। जब वो लोहे के जूतों वाला दस्ता उन तंग गलियों से गुजरा तो दीवारों से टकराती उनकी आवाज मौत का ऐलान कर रही थी। डायर जब बाग के मुहाने पर पहुंचा तो उसने देखा कि रास्ता इतना तंग है कि उसकी मशीन गन वाली गाड़ियां अंदर नहीं जा सकती। उसने बिना एक पल गंवाए अपने सैनिकों को पैदल अंदर ले जाने का हुक्म दिया। भीड़ ने देखा कि संकरे रास्ते पर खाकी वर्दी वाली कतार बना रहे हैं। लोगों को लगा कि शायद डराने के लिए आए हैं, लेकिन डायर के दिल में दया का एक कतरा भी नहीं था। उसने न चेतावनी दी, न तितर बितर होने का समय दिया। उसने बस अपनी छड़ी उठाई और चिल्लाया। अगले ही सेकंड में अमृतसर की रूह कांप गई। गोलियों की तड़तड़ाहट ने मासूमों की हंसी को हमेशा के लिए निगल लिया। लोग पागलों की तरह दीवारों की तरफ भागे, लेकिन गोलियां उनके पीठ को छलनी कर रही थी। वो 10 मिनट, 1650 राउंड और हजारों चीखें। वो बाग एक ऐसा पिंजरा बन गया था जहां शिकारी बाहर खड़ा था और शिकार अंदर छटपटा रहे थे। जब गोलियां चल रही थीं, तो मौत से बचने की हताशा में सैकड़ों लोग उस गहरे कुएं की तरफ भागे जो मैदान के बीचों बीच था। उन्हें लगा कि पानी की गहराई उन्हें बारूद से बचा लेगी। 1, 2, 10, 100 लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। कुआं लाशों से लबालब भर गया, लेकिन ऊपर से बरसती गोलियां नहीं रुकी। डायर चिल्ला रहा था कि वहां मारो जहां भीड़ सबसे घनी है। दीवारों पर आज भी वो सफेद घेरे मौजूद हैं जो चीख चीख कर बताते हैं कि कैसे मासूमों ने अपने नाखूनों से उन ईंटों को खुरचा होगा ताकि वे दूसरी तरफ जा सकें। 10 मिनट बाद जब डायर का गोला बारूद खत्म हुआ तो वह अपनी फौज लेकर ऐसे निकल गया जैसे किसी शिकार से लौट रहा हो। पीछे रह गया मातम का वो मंजर जिसे देखकर पत्थर भी रो पड़ते। शहर में कर्फ्यू था, कोई बाहर नहीं निकल सकता था। रात के अंधेरे में उस बाग में सिर्फ घायलों के कराहने की आवाजें थी। कोई पानी पिला दो, लेकिन पानी देने वाला कोई नहीं था। रत्ना देवी नाम की एक महिला जिसका पति उस कत्लेआम में मारा गया था, वह पूरी रात उन लाशों के ढेर के बीच बैठी रही। वह अपने हाथ में एक डंडा लिए कुत्तों और गिद्धों को भगाती रही ताकि वे उसके पति के शव को नुकसान न पहुंचाए। क्या आप उस खौफ की कल्पना कर सकते हैं? हजारों लाशें, चारों तरफ खून की महक और एक अकेली औरत का पहरा। अगले दिन जब सूरज निकला तो पूरी दुनिया सन्न थी। ब्रिटिश सरकार ने मरने वालों का आंकड़ा 379 बताया, लेकिन हकीकत में 1000 से ज्यादा जिंदगियां बुझ चुकी थीं। इस घटना ने एक 12 साल के बच्चे के दिल में आग लगा दी। भगत सिंह, जो उस समय लाहौर में थे, वे भागकर अमृतसर आए। उन्होंने उस खून से सनी मिट्टी को अपने हाथ में लिया
और कसम खाई कि इस जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का सम्मान अंग्रेजों के मुंह पर दे मारा। गांधी जी, जो अब तक अंग्रेजों के न्याय पर भरोसा करते थे, उन्होंने इसे राक्षसी कृत्य करार दिया और असहयोग आंदोलन की नींव पड़ी। अंग्रेजों ने हंटर कमीशन बिठाया, जहां डायर ने बिना किसी पछतावे के कहा कि उसने यह सब नैतिक प्रभाव डालने के लिए किया। उसने गर्व से कहा कि अगर मशीन गन अंदर जा पाती तो वह और भी मारता। इस बयान ने हिंदुस्तान की सोई हुई आत्मा को जगा दिया। अब यह लड़ाई सिर्फ सुधारों की नहीं थी, अब यह लड़ाई पूर्ण स्वराज की थी। जलियांवाला बाग ने ब्रिटिश साम्राज्य की उस नैतिक नींव को हिला दिया था जिस पर वे गर्व करते थे। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा नायक अब भी बाकी था, सरदार ऊधम सिंह। उस दोपहर वे उस बाग में मौजूद थे। उन्होंने अपनी आंखों से मासूमों को तड़पते देखा था। उन्होंने उस मिट्टी की कसम खाई और 21 साल तक उस आग को अपने सीने में जलाए रखा। वे अफ्रीका, अमेरिका और रूस होते हुए लंदन पहुंचे। उन्होंने अपना नाम रखा राम मोहम्मद सिंह आजाद। यह नाम उस भारत की पहचान था जिसे अंग्रेज कभी बांट नहीं पाए। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में जब माइकल ओडायर, जो कत्लेआम के वक्त पंजाब का गवर्नर था, भाषण दे रहा था, ऊधम सिंह ने अपनी किताब में छिपाई रिवॉल्वर निकाली और उसे वहीं ढेर कर दिया। उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने मुस्कुराते हुए गिरफ्तारी दी और कोर्ट में कहा, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। 31 जुलाई 1940 को जब ऊधम सिंह को फांसी दी गई तो उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के अंत की घोषणा कर दी थी। 7 साल बाद भारत आजाद हुआ, लेकिन क्या वो आजादी उन रूहों को सुकून दे पाई? आज जब हम उस बाग में जाते हैं तो वो शहीदी कुआं आज भी हमें अपनी गहराई में झांकने पर मजबूर करता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों ने वहां आकर खेद जताया, लेकिन माफी आज भी आधिकारिक तौर पर नहीं मांगी गई है। क्या एक सॉरी उन माओं के आंसुओं का कर्ज उतार सकती है? क्या स्मारक बना देने से वो इतिहास मिट जाएगा? जलियांवाला बाग सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक सबक है। यह याद दिलाता है कि जब हुकूमतें अंधी हो जाती हैं और अपने ही लोगों को दुश्मन समझने लगती हैं तो उनका अंत निश्चित होता है। आज की इस चकाचौंध वाली आजादी में क्या हम उन गुमनाम शहीदों को याद करते हैं, या हमने भी उन चीखों को पर्यटन स्थल की भीड़ के शोर में कहीं खो दिया है? अमृतसर की हवा आज भी एक सवाल पूछती है, क्या हम वाकई उस आजादी के लायक बन पाए हैं जिसके लिए उस संकरी गली में हजारों लोगों ने अपना खून पानी की तरह बहा दिया था? या फिर डायर की वो आखिरी गोली आज भी हमारे समाज के किसी न किसी कोने में, किसी न किसी रूप में आज भी चल रही है? वो आखिरी चीख आज भी उस बाग की दीवारों में कैद है। क्या आप उसे सुन सकते हैं?